वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का दूसरा हिस्सा है जिसमें रोसी और जंगकुक के बीच का रहस्यमयी और भावनात्मक बंधन और गहरा होता है। जैसे जैसे उनकी कहानी सामने आती है, उनके नियति से बंधे रिश्ते और उनके कार्यों के परिणाम उजागर होते हैं, जो रहस्य, रोमांस और अलौकिक साजिश का मिश्रण है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। मुझे चूमो मेरे वैम्पी। कृपया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी आंखें हताशा से चीख रही थी, जबकि उसके होंठ शरारती आनंद में सिकुड़े थे। कितना प्यारा, मुझे पसंद है कि तुम इतनी स्पष्ट हो, रोसी। इससे मुझे उसकी छेड़खानी तुम्हारे मुलायम होठों के उसके होठों पर आने से रुक गई। तुमने उसके निचले होंठ को अपने दांतों के बीच खींचा और उसकी त्वचा को चूसा, जिससे उसकी सिसकियां निकल पड़ी। आह, वह सिसकारा जब तुमने उसके निचले होंठ को काटा और अपनी जीभ अंदर डाली, उसकी पुकार को सहलाते हुए। तुम बहुत आज्ञाकारी हो, वैम्पी। इतने प्यारे, तुमने सांस लेने के लिए हांफते हुए कहा और उसके घायल होंठों को चूमा, अब और अधिक कोमल और उत्साहपूर्ण चुंबनों के साथ। तुम पापी हो, रोसी। उसने तुम्हें अपनी ताकतवर पकड़ में पलट दिया। उसके हाथ सालसा से भी अधिक चिकने थे क्योंकि वे तुम्हारे कर्व्स पर नाच रहे थे। तुम्हारी नाजुक छाती उसकी तराशी हुई छाती से दब गई। तुम्हारे लाल नाखून उसकी मुलायम छाती पर मजबूती से टिके थे। उनकी बनावट काले कपड़े के नीचे उसकी कठोर पेट की मांसपेशियों से पूरी तरह विपरीत थी। उसने तुम्हें और ऊपर अपनी कमर तक उठाया और तुम्हारे लाल होठों से एक और जलता हुआ चुंबन चुराने के लिए झुका, उनसे लाल लिपस्टिक चाटते हुए। उसकी शारीरिक इच्छाएं जाग रही थी, लेकिन वह बेहतर जानता था। किसी तरह तुम्हारा स्पर्श उसकी खून की प्यास को बुझाने के लिए काफी था। अब वह तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी कोमल त्वचा, तुम्हारी सांसों के उसके साथ मिलने की प्यासा था। वह तुम्हारा था। जब वह तुम्हारे होठों को भूखे जानवर की तरह चट कर रहा था, उसके गले से संतुष्टि की गुर्राहट निकल रही थी। तुमने सोचा कि वह आनंद में सिसक रहा है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें चिंताजनक होती गईं, जैसे वह दर्द में करा रहा हो। चिंतित होकर तुमने अपनी गर्मजोशी भरी मुलाकात को रोका और उसके कंधों से उसे दूर खींचकर उसकी हालत देखी। उसकी आंखें धुंधली थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी गाल की हड्डियां और जबड़ा इतना कमजोर लग रहा था, जैसे वह चलता फिरता ज़ॉम्बी हो। यह उसकी पहले की कथित वैम्पायर मेकअप से कहीं अधिक डरावना था। उसका पूरा शरीर थका हुआ लग रहा था और उसकी टांगों ने अपनी ताकत खो दी थी। वह पत्ते की तरह कांप रहा था। अचानक उसका शरीर तुम पर गिर पड़ा। जंगकुक, तुम ठीक हो? तुमने उसकी कमर पकड़कर उसे बिस्तर तक ले जाने में मदद की, उसका भारी हाथ अपने कंधे पर रखते हुए। उसने अपने फटे हुए, सूखे होठों को मेहनत से हिलाया और खून खांस दिया। रोसी, क्या क्या खाने में लहसुन था? उसने कराहते हुए कहा, अब बिस्तर पर धड़ाम से लेट गया। तुम्हारी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और तुम्हारा दिल पेट में धड़कने लगा। तुम सचमुच अपने कानों में अपनी दिल की धड़कन सुन सकती थी। हे भगवान, जंगकुक, हाँ, नूडल्स उसमें लहसुन गार्निश के रूप में था। मुझे बहुत खेद है। तुम तुरंत पानी लेने और फोन लाकर मेडिकल मदद बुलाने के लिए खड़ी हुईं। तुम्हें डर था कि यह कोई एलर्जी प्रतिक्रिया है और तुमने अपनी ड्रावर में एंटीहिस्टामाइन ढूंढना शुरू किया। हालांकि उसने तुम्हारी ड्रेस पकड़कर तुम्हें कुछ करने से रोक दिया। उसने तुम्हें एक उदास मुस्कान दी। उसकी आंखें आधी बंद थी और खुलने में बहुत कमजोर थी। शश, रोसी, तुम शरारती लड़की, तुमने मुझे जहर दे दिया, बेबी। लहसुन जहर है, उसने और खून खांस दिया। हमारे लिए, उसने हंसते हुए कहा, जबकि तुमने इस खतरनाक स्थिति में उसकी वैम्पायर छवि बनाए रखने की कोशिश को नकारने का विरोध किया। तुमने उसकी ड्रेस से उसके होंठ साफ किए और खड़ी हो गई। जंगकुक, रुको। तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह जरूर खाने का जहर होगा। मैं एम्बुलेंस बुलाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगे। मत। तुम्हारे शब्द तुम्हारे गले में अटक गए जब तुम्हारी नजर बिस्तर के पास वाले दर्पण पर पड़ी। दर्पण में बिस्तर पर कोई नहीं दिख रहा था। जंगकुक का कोई प्रतिबिंब बिस्तर पर नहीं था। दर्पण खाली था, जिसमें केवल तुम्हारा खाली बिस्तर और तुम्हारा प्रतिबिंब था। जैसे स्वचालित रूप से
तुम्हारे हाथों ने तुरंत फोन का कैमरा स्वाइप किया और उसे जंगकुक की ओर किया। कैमरे ने फिर से तुम्हारा खाली बिस्तर दिखाया, जिसमें जंगकुक का कोई निशान नहीं था। उसकी कोई तस्वीर नहीं थी, यहाँ तक कि एक भी आत्मा नहीं। और तभी तुम्हें समझ आया, तुम एक वैम्पायर हो। तुमने फुसफुसाते हुए कहा, पीछे हटते हुए, स्तब्ध। आखिरकार तुमने मुझ पर विश्वास किया, रोसी। अब मैं खुशी से मर सकता हूँ, उसने खांसते हुए कहा और तेजी से सांस लेने लगा, सांस लेने में संघर्ष करते हुए, फिर भी मौत के सामने मुस्कुराते हुए। जंगकुक, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम गद्दे पर उसके पास घुटनों के बल बैठ गईं, उसका कमजोर चेहरा थामते हुए। उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा था, अब एक लाश में सड़ रहा था। उसने कड़वी हंसी हंसी, तुम्हारा हाथ अपने ठोड़ी पर पकड़ते हुए। मैं शुरू में तुम्हारा खून पीने आया था, रोसी, लेकिन बाद में उसने अपनी कम होती ताकत को इकट्ठा करके बोलना जारी रखा। मुझे एहसास हुआ कि तुम जैसी परी को मेरे जैसे जानवर की जरूरत नहीं है। मुझे खून की चाहत थी, लेकिन अब मैं आजादी चाहता हूँ, ताकि मैं तुम जैसा इंसान बन सकूं। बेबी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। शायद मेरे अगले जन्म में मेरी आत्मा तुमसे फिर मिले, रोसी। तुम बहुत दयालु हो। तब तक उसका हाथ तुम्हारे हाथ से छूट गया, फिसल गया। जंगकुक, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। तुम गद्दे पर उसके पास घुटनों के बल बैठ गईं, उसका कमजोर चेहरा थामते हुए। उसका जीवन धीरे धीरे उसके शरीर से निकल रहा था, अब एक लाश में सड़ रहा था। नहीं, जंगकुक, तुम मर नहीं सकते। तुम्हें खून चाहिए, मेरा खून लो, लेकिन कृपया मत जाओ, ऐसे नहीं। तुम्हारे आंसू तुम्हारे गालों से बहकर उसके ठंडे होठों को गीला कर रहे थे, जो अब राख जैसे हो गए थे। तुम्हारे छोटे छोटे आंसू उसके ठंडे होठों पर भाप बन गए, और वे गुलाबी और रसीले हो गए। तुमने और आंसू झपकाए और तुम्हारी आंखें उस जादू को देखकर चौड़ी हो गईं। इस चमत्कारी बदलाव को देखकर तुमने फैसला किया कि तुम्हें हार माननी होगी। कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें उसे बचाना होगा, इससे पहले कि समय खत्म हो जाए। तुम्हें उसे अपना खून देना होगा। तुमने वैम्पायर नाटकों और किताबों में देखा था कि कैसे खून का उपयोग घायल वैम्पायर को पुनर्जनन करने के लिए किया जा सकता है। शायद तुम्हारा खून उसे ठीक कर सकता है, इसलिए आखिरी कोशिश के रूप में तुमने अपने होठों को इतनी जोर से काटा कि उनमें से खून निकल आया, और अपने खून बहते होठों को उसके होठों पर रख दिया। इसे पियो, जंगकुक, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुमने अपने खून को उसकी जीभ पर रगड़ा। लोहे जैसा स्वाद उसकी स्वाद कलियों पर लगा, उसकी कमजोर इंद्रियों को पुनर्जनन करते हुए। तुमने अपने घायल होंठ को पीछे खींचा और देखा कि वह अपनी आंखें खोल रहा था। और रोसी, और चाहिए, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसके होंठ तुम्हारे होठों तक पहुंचने के लिए उठे। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा खून उसे उसकी ताकत वापस दिला रहा था, इसलिए तुमने अपने होंठ उसके होठों पर नीचे किए, उसे अपने अमृत को चूसने की अनुमति दी। उसके हाथ तुम्हारे बालों में आए, तुम्हें अपने होठों के और करीब खींचते हुए। उसने तुम्हारे लाल होठों को चूसा और आनंद में गुर्राया। उसके हाथ उल्लास में कांपने लगे, और तुम पर उसकी पकड़ और सख्त हो गई, जैसे किसी अलौकिक शक्ति द्वारा खींचा गया हो। तुम्हारा शरीर उसकी कमर पर सवार हो गया। तुम्हारे मुंह अभी भी गर्मजोशी भरे चुंबन में व्यस्त थे। वह अपनी आखिरी रहस्यमयी शक्तियों का उपयोग तुम्हें अपने और करीब लाने के लिए कर रहा था। तुम्हारी जीभों की उलझन के बीच तुम्हें तेज सुइयों की चुभन महसूस हुई। लोहे का स्वाद उत्साह के साथ मिलकर तुम्हारी समझ को इतना धुंधला कर गया कि तुम्हें यह नहीं पता कि उसके नुकीले दांत अब तुम्हारी त्वचा को गूंथ रहे थे। तुम्हारा उन्मादी आनंद अचानक रुक गया जब उसने तुम्हें अलग किया और तुम्हें अपने नीचे गद्दे पर पिंजरे में बंद कर दिया। आह, जंगकुक, तुमने तेज प्रभाव से दर्द में सिसकारी भरी। जाहिर है कि वह अपनी क्रूर ताकत पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। हेडबोर्ड दीवार से टकराया और उसकी अमानवीय शक्ति से दीवार का प्लास्टर चटक गया। रोसी, मैं नहीं कर सकता। मैं नियंत्रण में नहीं हूँ। तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। अभी भागो। जंगकुक ने तुम्हें तुम्हारे कंधों से पकड़ा, तुम्हें अपने भारी वजन के नीचे दबाते हुए।
उसका मुंह तुम्हारे चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ रहा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थी, जबकि उसके नुकीले दांत तुम्हारी ग्रीवा धमनी को चीरने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन जंगकूक, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें खून चाहिए वरना तुम मर जाओगे। तुमने उसके हड्डी जैसे गालों को पकड़ा और उसके नुकीले दांतों ने तुम्हारे अंगूठों को चाटा ताकि वह खुद को शांत कर सके। वह जानता था कि वह अभी एक बेकाबू राक्षस था। उसे जीवित रहने के लिए खून की सख्त जरूरत थी, और तुम्हें अपने नीचे पिंजरे में बंद करके वह निश्चित रूप से टूट जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारा खून नशे की तरह था। उसका छोटा सा स्वाद उसे और अधिक चाहने के लिए मजबूर कर रहा था। उसका जानवर तुम्हें निगलना और नष्ट करना चाहता था। रोसी, इसे, वह गुर्राया। उसकी सांसें रुक रुक कर आ रही थी और उसके पीले माथे से पसीना टपक रहा था। मुश्किल मत बनाओ, तुम मर जाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह बनो। अभी भागो। उसने तुम्हारे चेहरे पर चिल्लाते हुए विनती की। हेडबोर्ड टूट गया और उसकी विनती से बिस्तर धराशायी हो गया। दीवारों का प्लास्टर चटक गया। इस भूकंप ने तुम दोनों को बिस्तर से नीचे गिरा दिया और तुम फर वाले कालीन पर गिरे, उसके ऊपर। कोई भी पल बर्बाद न करते हुए तुमने तेजी से अपने पैरों पर कार्य किया, इस अवसर का उपयोग करते हुए और लोहे को गर्म होने पर ठोकते हुए। तुमने उसके नुकीले दांतों को अपनी नब्ज पर मारा, उन्हें तुम्हारी गर्दन पर निशान बनाने के लिए जोर दिया। मुझे ले लो जंगकूक, जितना चाहिए पी लो, तुमने फुसफुसाते हुए कहा, उसके गाल को चूमते हुए और उसके उलझे हुए बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए, उसे शांत करने वाली हरकतों में। अपने जंगली स्वभाव का गुलाम होने के नाते उसने तुम्हारा खून शराबी की तरह पी लिया। तुम्हारे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ की भारी मात्रा को सोखते हुए उसने अपनी खौफनाक प्यास को शांत किया। तुम्हारे खून के साथ कम ज्यादा लग रहा था और उसने तुम्हें और अधिक निगल लिया, तुम्हारी जिंदगी को चूसते हुए। जब उसने तुम्हारा खून पिया, उसके नुकीले दांत और गहरे चले गए, तुम्हारी गर्दन के गूदे को चबाते हुए। वह तुम्हारे खून का इतना आनंद ले रहा था कि उसे अपने दांतों पर जलन महसूस हो रही थी, जैसे वे तुम्हारे गर्म खून की चाहत में पिघल रहे हों। वह जानता था कि उसने हद पार कर दी थी, लेकिन वह अनियंत्रित रूप से तुम्हारे मीठे मांस को अपनी पसंदीदा मिठाई की तरह खाता रहा। जब तुम्हारी शांत करने वाली हरकतें बंद हो गईं और तुम्हारी बाहें उसकी गर्दन से लटक गईं, वह अपनी प्यास के सपने से जागा। रोसी, उसने कमजोर स्वर में फुसफुसाया। उसकी आंखें अब अपने भूरे रंग में वापस आ गई थी। पश्चाताप ने उसकी इंद्रियों को ढक लिया। उसने तुम्हारी बाहों को हिलाया और तुम्हारे गालों को चूमा ताकि तुम जाग जाओ, लेकिन तुम्हारी आंखें बंद थी और कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारी सांसें भी रुक गई थी। उसकी नजरें तुम्हारे पीले चेहरे पर घूमी। तुम्हारी गाल की हड्डियां अब और उभरी हुई थी और आंखें धंसी हुई थी। उसने तुम्हारी कलाई पर अपनी उंगलियां फिराईं ताकि नब्ज महसूस हो, लेकिन कुछ नहीं था। उसने धीमी आवाज में कोसते हुए अपने बाल खींचे, फर्श पर मुक्का मारा, जिससे उसकी उंगलियों से खून निकल आया। लेकिन यह दर्द उसकी छाती में पश्चाताप के घावों की तुलना में कुछ भी नहीं था। वह दुख के सागर में डूब रहा था। उसके राक्षस ने आखिरी पाप किया था, जिसे उसने अपने मृत मानव को रोकने का वादा किया था। उसने तुमसे जीवन छीन लिया था। अब उसके पास केवल दो विकल्प बचे थे, या तो तुम्हें मरने देना या तुम्हें बदल देना। तुम्हारी आत्मा को आजाद होने देना या उसकी राक्षसी करतूत से हमेशा के लिए बांध देना। तुम्हें अपनी तरह की अमरता देना और स्वार्थी होना, या तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना लेकिन अपने पाप से बंधे रहना, बिना किसी प्रायश्चित और तुम्हारे प्यार के अवसर के। रोसी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। उसकी आवाज टूट गई, क्योंकि उसकी आंखें भर आईं और उसने खून के गर्म आंसू रोए। लाल तरल उसके चेहरे से बहकर तुम्हारे होंठों पर आया, उन्हें गीला करते हुए। बिना किसी देरी के उसने अपने अंगूठे से तुम्हारे होंठों को अलग किया और लाल बूंद को तुम्हारी जीभ पर निर्देशित किया। तुम्हें अपनी तरह में बदलने का एकमात्र तरीका था कि वह तुम्हें अपना खून पिलाए। बोरेह क्लान का क्लासिक परिवर्तन अनुष्ठान। उसने अपने होंठों को और काटा और अपने होंठों के माध्यम से तुम्हें अपना खून दिया, उन्हें धीरे से चूमते हुए। उसकी आंखें, वचन और दर्द दोनों में बंद हो गईं। उसे यह नहीं पता था कि उसका चुंबन तुम दोनों के लिए क्या लाया था। जंगकूक की आंखें आदर में बंद हो गईं क्योंकि उसने तुम्हारे होंठों की शांति को महसूस किया।
उसका आत्माहीन शरीर शांति और उत्साह का एक झोंका महसूस कर रहा था। वे भावनाएं जो उसके जानवर जैसे रूप के लिए लंबे समय से अनजान थी, अब स्पष्ट थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी 5 इंद्रियां पुनर्जनन हो गई हों। जब उसके होंठ तुम्हारे साथ पिघले, उसने अपने शरीर में बिजली के झटके महसूस किए। उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई और उसका सिर चक्कर खाने लगा। उसकी पूरी त्वचा में रोंगटे खड़े हो गए और ठंडक ने उसके शरीर को घेर लिया। वह अब निरंतर सतर्कता या भय की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसे शांति महसूस हो रही थी। उसका दिमाग केवल वही सोख रहा था जो उसके सामने था, और उसके कान अब मीलों दूर की आवाजों से प्रदूषित नहीं थे। वह आजाद महसूस कर रहा था, जैसे बादलों पर तैर रहा हो। जब उसकी आंखें खुली, उसने तुम्हें मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए पाया। तुम्हारी आंखें जीवंत और बड़ी थीं, और तुम्हारे होंठ बत्तख जैसे मुड़े हुए थे। तुमने क्यों रोका, वैम्पी? तुमने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी ठोड़ी को चूमते हुए, अपनी उंगलियों को उसकी बाहों से उसकी छाती तक ले जाते हुए। लुबडुब। उसकी छाती तुम्हारे लिए अपने स्नेह को गूंज रही थी, बिल्कुल इंसान की तरह। जब उसने तुम्हारा छोटा सा हाथ अपनी छाती पर महसूस किया, उसकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आईं। कोई तो उत्साहित है, मैं देख रही हूं। तुमने उसे छेड़ा, उसकी तेज धड़कन के लिए, जो उसकी नसों में दौड़ते खून का मूक गवाह था। क्यारोसी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब उसने अपने ठंडे, मृत दिल को फिर से धड़कते हुए महसूस किया, वह हैरान रह गया। उसका जबड़ा नीचे गिर गया। यह कैसे संभव था? उसने तुरंत तुम्हारी कलाई पर नब्ज की जांच की और तुम्हारी छाती को थामा, ताकि तुम्हारी सुखदायक धड़कन भी मिले। वह हैरान और उलझन में था। अगर प्राचीन कहानियों ने उसे सही सिखाया था, तो अब तक तुम्हें उसकी तरह बदल जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो, रोसी? क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? जैसे बहुत ज्यादा शोर या खून की अजीब प्यास? उसने अपनी गर्म हथेलियों को तुम्हारे मुलायम गालों पर रखा। उसकी आंखें तुम्हारे शरीर पर चिंता से घूम रही थी। मैं वैम्पायर नहीं हूं, जंगकूक। मैं ठीक हूं। चिंता मत करो। मुझे खुशी है कि तुम भी ठीक हो। तुमने उसके हाथों को पकड़ा और अपने अंगूठों को उसकी कलाई पर रगड़ा, उसकी कमजोर नब्ज को महसूस करते हुए। तुम्हारे जवाब ने उसकी भौहें सिकोड़ दी। अभी भी आश्वस्त नहीं हुआ। वह तुम्हारी टांगों के बीच घुटनों के बल बैठ गया, तुम्हारी गर्दन पर नुकीले दांतों के निशानों की जांच करने के लिए। छेदे गए निशान, जो सूजे हुए और नीले होने चाहिए थे, उनमें से सुनहरी चमक निकल रही थी। वे टिमटिमा रहे थे और ठीक हो रहे थे, क्योंकि उनसे प्रकाश चमक रहा था। उनकी चमक ने जंगकूक को लगभग अंधा कर दिया। जब उसने निशान को छूने की कोशिश की, तुमने सिसकारी भरी, आ, यह दर्द करता है, जंगकूक। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका स्पर्श एक चिकित्सीय मरहम की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसकी कोमलता ने धीरे धीरे घाव को मिटा दिया और उसे ठीक कर दिया। और जल्द ही, थोड़ा रगड़ने के बाद, यह सुनहरी धूल में बदल गया जो उसकी उंगलियों पर चढ़ गया। क्या है, वैम्पी? कोई निशान है? तुमने बहुत मेहनत से अपनी कोहनी पर खुद को टिका लिया। खून की कमी से थकान अभी भी थी, लेकिन कम दर्दनाक थी। नहीं, सुंदर। उसने तुम्हारी गर्दन को चुमा और तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दिया। तुम इसे क्यों चूम रहे हो, वैम्पी? यह गुदगुदी करता है। तुमने छटपटाते हुए उसे अपने कंधों से हल्के से धक्का दिया। किसी ने मुझे सिखाया था कि चुंबन घावों को ठीक करने में मदद कर सकता है। यह काम करता है। मैंने इसे खुद देखा है। उसने अपनी नाक को तुम्हारी नाक से टकराया और उठ खड़ा हुआ, तुम्हें उठने की जगह दी। तुम हंसी, और जैसे ही तुम्हारी नजर अपने निशानों की जांच करने के लिए दर्पण पर पड़ी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं जाग उठीं, जंगकूक। देखो, तुमने उसके कंधे पर थपथपाया ताकि वह तुम्हारी नजर का अनुसरण करे। दर्पण में तुम्हारे पीछे उसका प्रतिबिंब दिख रहा था। यह असंभव है, उसने हांफते हुए कहा और तुरंत उठकर दर्पण में अपने नए प्रतिबिंब को देखने लगा। इतना समय हो गया, मैं खुद को दर्पण में देख सकता हूँ। उसने अपने चेहरे पर हाथ फिराए, खुद को महसूस करने और अपने कार्यों को कांच में नकल करते देखने के लिए। साथ ही अब उसने देखा कि उसकी त्वचा में एक स्वस्थ गुलाबी चमक थी। यह अब पीली नहीं थी और उसके होंठ भी अधिक भरे हुए, जीवन से भरे हुए दिख रहे थे।
उसने अपने होठों को अलग किया और अपने नुकीले दांतों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी जोर लगाया, कुछ नहीं हुआ। केवल सामान्य मानव दांत उसे घूर रहे थे। उसके नुकीले दांत गायब हो गए थे और उसकी संवेदी क्षमताएं भी कम हो गई थी। वह अब तुम्हारी नसों में खून के बहने की आवाज नहीं सुन सकता था, नहीं उसे इसे पीने की सोच से उत्साह हो रहा था। पहले खुरदरे ठंडे हाथ अब ठंडे नहीं थे और अब गर्म थे, जैसे उसका धड़कता हुआ दिल। फिर उसने तुम्हारी ओर मुड़ा। रोसी, कुछ सोचो। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ा ताकि वह विचार कर सके। क्या? बस सोचो, कुछ भी। मेरे बारे में। ठीक है। तुमने हिचकिचाते हुए अपने विचारों पर ध्यान दिया, यह नहीं जानते कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था ताकि वह तुम्हारे विचारों को सुन सके, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। हो गया? उसने पूछा। चलो, वैम्पी, तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया होता तो अरे छोड़ो, तुम्हारे गाल लाल हो गए और तुमने उसकी ठोड़ी को थामने के लिए पैरों के बल खड़े हो गए। तुमने उसे देखा जबकि वह बस तुम्हें मासूमियत से पलके झपकाता रहा। ओफ, मैं अब तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता, रोसी, उसने अचानक कहा, अपनी उंगलियों से अपने कनपटियों की मालिश करते हुए असहजता में। उसने गद्दे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन दर्द में करा उठा, क्योंकि उसे गद्दे के स्प्रिंग्स अपने नितंबों में चुभते हुए महसूस हुए। आउच! वह खड़ा हो गया और उसे उस भयंकर तबाही की याद आ गई जो उसने कुछ मिनट पहले मचाई थी। तुमने सचमुच बिस्तर तोड़ दिया, है ना? मेरे उत्साही वैम्पी, तुमने अपने हाथ कूल्हों पर रखे, अपने पूरी तरह से नष्ट हुए बिस्तर का निरीक्षण करते हुए। मुझे खेद है, उसने शर्मीली चूहे की तरह चींखते हुए कहा, तुम्हारे पीछे छिपते हुए और तुम्हारी गर्दन पर अपना सिर रखकर तुम्हें मनाने की कोशिश की। तुम इसे ठीक कर दोगे, मुझे नहीं पता। अपनी वैम्पायर शक्तियों का उपयोग करो या जो भी उसे कहते हैं। तुम मुड़कर अपने बेडरूम के कोने में लाल सोफे पर बैठ गईं। वह तुम्हारे साथ साथ चला, तुम्हें पीछे से पेंगुइन की तरह गले लगाते हुए। जब वह तुम्हारे बगल में सोफे पर बैठा, उसने रुकी हुई सांस के साथ बोला, रोसी, मुझे लगता है मैं इंसान बन गया हूँ। उसके शब्द तुम्हारे बगल में गूंजे, जिससे तुमने आह भरी और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे पता था कि ऐसा होगा, तुमने खुलासा किया और उसका नारियल जैसा सिर तुम्हारी ओर बिजली की गति से मुड़ा। क्या? उसकी आवाज इस जानकारी पर ऊंची हो गई। तुम्हें पता था कि ऐसा होगा? कैसे? अब उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। हाँ, जंगकूक, जिस पल तुम मेरे घर के सामने खड़े हुए, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बचाना होगा। मेरे दिमाग में कुछ चीख रहा था कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। और देखो, हम यहाँ हैं। तुमने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुम्हारे शब्द केवल उसके लिए पहेलियां बुन रहे थे। तुम्हारा मतलब क्या है, रोसी? कैसे? उसके शब्द उसके गले में अटक गए। एक दिमागी लहर ने उसे ट्रक की तरह मारा। सदियों के अनुभव ने उसे यह बुद्धि दी थी। उसने संकेतों को बहुत जल्दी पकड़ लिया। YN, क्या तुम एक? उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, जैसे कोई रहस्य बोल रहा हो। हाँ, जंगकूक, मैं एक परी हूँ। क्या तुम एक? उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, जैसे कोई रहस्य बोल रहा हो। हाँ, जंगकूक, मैं एक परी हूँ। तुमने सहजता से खुलासा किया, उसके हाथों के साथ खेलते हुए और उन्हें अपने साथ जोड़ते हुए। जंगकुक ने अपनी प्रजाति की प्राचीन भविष्यवाणी के बारे में सदियों से सुना था। जैसे ही वह वैम्पायर बना, उसने अपने अभिशाप को तोड़ने के तरीकों की खोज की थी। और तभी उसे अपने कबीले के प्राचीन ग्रंथों में एक कहानी मिली थी। चुना हुआ मृत आत्मा तभी मुक्ति पाएगा जब उसे आधा खून वाली सुनहरी परी द्वारा ठीक किया जाए, जो उसका नियति से बंधा साथी भी होगा। यह कहानी, हालांकि पुरानी थी, पीढ़ियों से वैम्पायर्स द्वारा दी जाती थी, अगर वे कभी उस परी से मिले और चुना हुआ बन गए। इसलिए जब जंगकुक इंसान में बदल गया, वह पहले तो हैरान रह गया, लेकिन अब दी गई भविष्यवाणी की स्मृति के साथ उसे यकीन हो गया था कि क्या हुआ था, क्योंकि वैम्पायर के लिए इंसान में वापस बदलना असंभव था। यह एक अभिशाप था जिसे वे अमरता के लिए अभिशप्त थे, और अब तक इस भविष्यवाणी के सत्य होने के कोई दर्ज मामले नहीं थे।
तुमने मुझे क्यों चुना, रोसी? उसने उत्सुकता और कृतज्ञता के साथ पूछा, उसका अंगूठा तुम्हारे जुड़े हुए हाथ को सहलाता हुआ। मैंने तुम्हें नहीं चुना, जंगकूक। नियति ने हमें चुना। उसने तुम्हारी ओर सिर घुमाया। उसकी आंखें संदेह और सवालों से भरी थी। तुमने अपना सिर उसके कंधे से उठाया और फर्श की ओर देखा, फर्श पर बिखरे गुलाब को लात मारते हुए। मैं असली परी नहीं हूँ, जंगकूक। मैं एक आधा खून वाली परी हूँ, जिसे इस अभिशाप से जादू किया गया है। तुमने आगे झुककर गुलाब उठाया। कांटे ने तुम्हारी उंगली को पलक झपकते ही चुभ लिया। तुम्हारी छोटी उंगली से खून बहने लगा और तुमने इसे सब बाहर निकाल दिया। जंगकूक को चिढ़ाते हुए इसे उसके चेहरे के सामने लहराया। क्या तुम अपनी छोटी उंगली के साथ थोड़ा सॉस चाहते हो, वैम्पी? लेकिन तुम्हारे निराश होने पर जंगकूक को जरा भी मजा नहीं आया, बल्कि उसने तुम्हें एक सख्त नजर से देखा। उसकी जीभ उसके गाल को दबा रही थी। वह मजाक करने वाला नहीं था, लेकिन उसे वास्तव में यह नफरत थी कि तुम खुद को चोट पहुंचा रही थी और उसका मजाक बना रही थी। यह मजेदार नहीं है, रोसी। मुझे यहाँ अपना हाथ दो। उसने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और उसे तुम्हारी छोटी उंगली के चारों ओर लपेट दिया, जैसे हमेशा तुम्हारी रक्षा करने का वादा कर रहा हो। फिर उसने तुम्हारे हाथ को चूमा और तुमसे गुलाब ले लिया। तुम अभिशप्त क्यों हो? जहां तक मुझे पता है, परी होना एक आशीर्वाद है, खासकर इतनी सुंदर परी। उसने अपनी नाक को तुम्हारी गर्दन पर रगड़ा और तुम्हें गुदगुदी की। वैम्पी, तुमने उसे अनुशासित करने के लिए सांस छोड़ी। हाँ, मेरी परी, उसने प्यार से गुनगुनाया। परी? तुम्हें यह उपाधि नफरत थी, खासकर क्योंकि तुम पहले स्थान पर एक नहीं थी, या सदी लंबे अभिशाप के कारण एक होने से निर्वासित थी। सबसे बुरी बात यह थी कि तुम्हारे पास कोई आधिकारिक शक्तियां या जादुई क्षमताएं भी नहीं थी। तुम बस एक अभिशप्त आधा परी थी। क्या तुम लंबी, दुखद कहानी चाहते हो या छोटी, व्यावहारिक? तुमने उसके हाथ से गुलाब छीना और उसे उसके कान के पीछे टिका दिया। रंग उसके गुलाबी, फूले हुए गालों और उसके चूमने योग्य होठों की चमक को पूरक करता था। मुझे असली चाहिए, यह मेरी वाइन वाली। कृपया। उसने तुम्हारे कलाई को चूमा जब तुम फूल को ठीक कर रही थी, कोई मौका नहीं छोड़ते हुए तुम्हें शर्माने के लिए। मेरी वाइन। हाँ हाँ। तुमने उसे एक बिल्ली जैसी नजर दी और अपना हाथ वापस खींच लिया, अब अपनी ड्रेस के साथ खेलते हुए अपनी चिंता को कम करने के लिए। उसने बस कंधे उचकाए और तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ रखा ताकि वह तुम्हें पूरी तरह से सुने। उसकी आंखें बिना किसी निर्णय के वादा करती थी। तो मैं वास्तव में एक इंसान हूँ, जिसे परी होने का अभिशाप दिया गया क्योंकि मेरी माँ एक परी थी। उसकी मुलाकात मेरे पिता से हुई और उसे उससे प्यार हो गया, जो एक इंसान था। तो तकनीकी रूप से मैं एक आधा खून वाली परी हूँ। असली नहीं, लेकिन हाँ, एक नकली या सस्ती दुकान का संस्करण। तुमने बड़बड़ाया, यह नहीं जानते कि जंगकूक का सिर अब तुम्हारी गोद में था और तुम उसके बालों को खुजला रही थी। हिम्मत करो कि तुम खुद का अपमान करो, मेरी नजरों में नहीं। उसने तुम्हारा हाथ, जो अभी भी उसके बालों में था, पकड़कर तुम्हें डांटा। उसकी गर्दन थोड़ा ऊपर उठी और उसके होंठ एक बड़े मुंह बन गए। कूक, तुमने डांटा। जारी रखो। उसने अपना सिर तुम्हारी मुलायम जांघों पर टिका दिया और संतुष्टि में गुर्राया जब तुमने अपनी हरकतें फिर से शुरू की। जब मेरी माँ एक इंसान के साथ भाग गई, परिक्षेत्र में गुस्सा फैल गया। इंसान के साथ बच्चा पैदा करना निषिद्ध था, इसलिए उसे पृथ्वी पर निर्वासित कर दिया गया और उसकी परी शक्तियों को छीन लिया गया। तुमने याद किया, उसके बालों के हिस्सों को छोटी छोटी चोटियां बुनने के लिए बनाते हुए। लेकिन रोसी, यह तुम्हारे लिए अभिशाप कैसे बन गया? उसने अपनी आंखें बंद करके बोला। उसकी घनी पलकें उसके गालों पर टिकी थी। वह तुम्हारी गोद में इतना संतुष्ट और सुरक्षित महसूस कर रहा था, बिना किसी चिंता के। बस तुम्हारी आवाज सुन रहा था, जैसे उसका नींद लाने वाला संगीत। तुम्हारी गोद में गुर्रा रहा था क्योंकि वह तुमसे प्यार करता था। देखो, सुनहरी परी क्षेत्र की नजरों में मैं पाप और विश्वासघात की संतान थी। इसलिए मुख्य परी ने मुझे आधा परी होने का जादू किया। मेरे पास कोई परी अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अमर होने का अभिशप्त हूँ। यानी जब तक मैं अपने अभिशाप को तोड़ नहीं देती और चुने हुए मृत आत्मा को ठीक करके खुद को मुक्ति नहीं दिलाती,
तुमने उसके कनपटियों को सुखदायक गोलाकार में थपथपाया, उसे शांत करते हुए। जंगकुक बस स्थिर पड़ा रहा, आंखें अभी भी बंद। शायद वह सपनों की दुनिया में चला गया था। यह सोचकर कि वह सो गया है, तुमने उसका सिर तकिए पर आराम से रखने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि तुम ऐसा कर पाती, उसने तुम्हारी कलाई पकड़ ली, आंखें अभी भी बंद। धन्यवाद, धन्यवाद मुझे चुनने और मुझे मुक्त करने के लिए, रोसी। तुम मेरी परी हो, मेरी फेरी, उसने गहरी ईमानदारी के साथ फुसफुसाया। उसने तुम्हारे हाथ को चूमा और अपनी आंखें खोली। आंसू उसकी कनपटियों से टपकने लगे क्योंकि उसने तुम्हें एक ऐसी भावना के साथ देखा जो इतनी मानवीय और कमजोर थी। मैं अब परी नहीं हूं, जंगकुक। तुम्हारी इतनी प्यास की वजह से हम दोनों अब इंसान हैं। हम आजाद हैं। तुमने मजाक किया, तनाव को हल्का करने के लिए। तुम्हारे हाथ तुरंत उसके आंसू पोंछने लगे और उसकी नाक को चूम लिया। अरे, तुमने मुझे चूमने और तुम्हें लेने के लिए कहा था। मैं हमेशा एक सज्जन रहा हूं। उसने तुम्हारी गोद से अपना सिर उठाया, उसका सिर प्यारी चोटियों में सजा हुआ था, गुलाब अभी भी उसके कान के पीछे था। यह नजारा इतना प्यारा था कि तुम रो सकती थी। जो भी तुम्हें रात को सोने में मदद करता है, मेरे वैम्पी। तुमने उसके कान से गुलाब लिया और उसे उसके गाल पर शरारती ढंग से गुदगुदी की। तुम्हें वाकई गुलाब बहुत पसंद है ना? उसने गुलाब को काटा और उसे अपने दांतों के बीच पकड़ा, अपनी कोहनी पर सिर टिकाते हुए, अपनी सेक्सी और रोमांटिक छवि का नाटक करते हुए। मुझे इन्हें ठीक करने के लिए चाहिए, वैम्पी। मेरी परी प्रवृत्तियों को सक्रिय करने के लिए मुझे गुलाब चाहिए। मेरी माँ ने मुझे एक सुरक्षात्मक जादू का आशीर्वाद दिया था जिसके लिए गुलाब चाहिए। केवल गुलाबों की मौजूदगी में मैं ठीक कर सकती थी और अभिशाप तोड़ सकती थी। खैर, वह पहले था, अब मैं इंसान हूँ। अब पृथ्वी पर मृत आत्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैंने उसे पहले ही ढूंढ लिया है। तुमने उसके सिर पर थपथपाया और उठ खड़ी हुई, अपनी ड्रेस ठीक करते हुए। रोसी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने तुम्हारे हाथ पकड़े ताकि तुम उसकी आकर्षक जांघों के बीच खड़ी हो। हाँ? क्या तुम मुझे छोड़ दोगी अब जब हम आजाद हैं? उसने डरते हुए पूछा। मुझे खेद है, जंगकुक। उसकी आंखें एक लात खाए पिल्ले की तरह भर आईं तुम्हारे अस्वीकार पर। इसलिए तुमने उसकी आशंकाओं को शांत करने का फैसला किया। जंगकुक, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ सकती। हम बंधे हुए हैं। तुमने मुझे चिन्हित किया है। जल्द ही तुम्हारे लोग। तुम्हारा भावनात्मक बुलबुला अचानक मोटे कोहरे से फट गया, जो तुम दोनों को अचानक ढक रहा था। तुमने बिजली की एक चिंगारी को अपने बेडरूम के फर्श पर मारते देखा और खिड़की पर एक तेज धमाका सुनाई दिया। तुम्हारा एड्रेनालाइन जाग उठा और तुमने खुद को जंगकुक के पीछे छिपा लिया, उसकी पीठ को ढाल के रूप में पकड़ लिया। पहले तो तुमने सोचा कि यह कोई चोर था जो खिड़की के रास्ते घुस आया था। वाईएन, मेरे पीछे हो जाओ। जंगकुक सतर्क होकर खड़ा हो गया। तुम दोनों सफेद कोहरे से खांस रहे थे और तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे थे, जो तुम्हारे कमरे में था। यह कोहरा तुम्हारी दृश्यता को संदिग्ध घुसपैठिए के लिए कम कर रहा था। जंगकुक ने तुम्हें अपनी विशाल पीठ के पीछे सुरक्षात्मक रूप से पकड़ लिया और अपनी मुद्रा बनाए रखी, संदिग्ध चोर को मारने के लिए तैयार। बाहर निकल, मूर्ख। अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो, जंगकुक ने चेतावनी देते हुए कहा, अपने प्रतिद्वंद्वी को डराने की कोशिश में। जल्द ही एक लाल रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया और कोहरा साफ होने लगा। तेज सफेद रोशनी तुम दोनों पर चमकी, लगभग तुम्हें अंधा कर देती। तभी तुम्हें पृष्ठभूमि में एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, अविश्वास में हंसते हुए। अगर तुम वैम्पायर होते, यह रोशनी तुम्हें तल डालती, दोस्त। अपनी सुंदर परी और उसकी सुनहरी धूल का शुक्रिया अदा करो। एक चश्मा पहने हुए बूढ़ा आदमी, शायद 60 के दशक में, तुम दोनों को बधाई देता हुआ कोहरे से निकला, खिड़की के रास्ते। उसने भूरे रंग का ट्रेंच कोट, काला टर्टलनेक और स्लैक्स पहन रखा था। उसका फैशन उसकी उम्र के लिए कहीं अधिक सुरुचिपूर्ण और स्टाइलिश था। सॉवरेन ब्लैकथॉर्न, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत खेद है, मैं। जंगकुक ने सम्मान में झुककर कहा, तुम्हारा हाथ अपने साथ सुरक्षात्मक रूप से जोड़ते हुए। जंगकुक,
तुम उसे जानते हो? यह कौन है? उसने मेरी कांच की खिड़की तोड़ दी। तुम इतना डर क्यों रहे हो? तुमने उसके कान में फुसफुसाया, नाराज होकर। तुम उस बूढ़े आदमी को घूर रही थी, जो तुम्हारे घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस आया था। डरो मत, कुकी। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा गोल्डन कार्ड देने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने झुर्रियों भरी, गर्म मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने कोट से एक चमकता हुआ, सुनहरा पासपोर्ट जैसा कुछ निकाला और उसे जंगकूक को सौंप दिया। कार्ड पर 2 ऊर्ध्वाधर ट्रेपेजॉइड एक दूसरे के सामने दरवाजे की तरह थे, जिसके नीचे रिपब्लिक ऑफ बोरेह लिखा था। क्षमा करें, मिस्टर। मुझे खेद है, लेकिन आपको पता है ना, मेरे घर में एक डोरबेल और एक उचित प्रवेश द्वार है ना? आपने मेरी खिड़की तोड़ दी, सिर्फ इस कार्ड को उसे देने के लिए? मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगी। वह कांच बहुत महंगा है। तुमने जंगकूक को एक तरफ धकेला और बूढ़े आदमी की ओर उंगली उठाकर अपना गुस्सा निकाला, उसे उसकी अवैध घुसपैठ के लिए डांटते हुए। रोसी, कृपया, बेबी। वह नहीं, जंगकूक। यह आदमी अपने आप को क्या समझता है? यह बच्चों का कोहरा शो करके और एक महिला के घर में घुसकर? अगर हम वाईएन, वह मेरे चीफ हैं, हमारे वैम्पायर काउंसिल के प्रमुख। वह यहाँ मुझे डीक्लास करने आए हैं। जंगकूक ने तुम्हें तुम्हारे कंधों से पकड़ा और धीरे से तुम्हारे बड़बड़ाते मुंह पर अपना हाथ रखा। उसकी शारीरिक भाषा विनम्र और डर से कांप रही थी। तुम्हारी आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने चीफ शब्द कहा, क्योंकि यह आदमी सचमुच अपनी शक्तियों का उपयोग करके तुम दोनों को सेकंडों में राख में बदल सकता था, या इससे भी बदतर, तुम दोनों को अमरता का अभिशाप दे सकता था और तुम्हें फिर से शुरुआत में ला सकता था। वह इतना शक्तिशाली था। काउंसिल चीफ, तुमने बुदबुदाया। तंत्रिका संकेत तुम्हारे धीमे न्यूरॉन से बिजली की गति से गुजर रहे थे। ओह चीफ। जंगकूक काउंसिल की इतनी तारीफ कर रहा था। काउंसिल को हम इंसानों की बहुत फिक्र है ना जंगकूक? तुमने जंगकूक को रास्ते से हटाया और सोफे को ठीक करने लगी ताकि मिस्टर ब्लैकथॉर्न को बैठने के लिए जगह दी जा सके। तुमने जंगकूक की ओर गुस्से भरी नजरें फेंकी, उसे संकेत देते हुए कि वह इस बिन बुलाए लेकिन सम्मानित मेहमान का ख्याल रखे। इसके साथ तुम रसोई में कुछ नाश्ता लाने चली गईं। आहा सॉवरेन, आप यहाँ क्या लेकर आए हैं? महामहिम, आप तब तक नहीं आते जब तक बहुत जरूरी न हो। आप असिस्टेंट होसोक को मुझे डीक्लास करने के लिए भेज सकते थे। जंगकूक अपने चीफ के बगल में बैठ गया और अपने हाथ की ओर इशारा किया, शायद अपने हाथ पर टैटू किए गए चिन्ह की ओर इशारा कर रहा था। खैर, कुकी, तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से तब तक नहीं मिलता जब तक बिल्कुल जरूरी न हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। मिस्टर ब्लैकथॉर्न ने जंगकूक का हाथ विनती में पकड़ा। उसकी हरी आंखें आशा और प्रार्थना से चमक रही थी। चीफ, क्या आप क्रैनबेरी जूस लेंगे? मेरे पास पर्याप्त खून नहीं है। जंगकूक ने बहुत ज्यादा पी लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह काम करेगा, है ना? तुम क्रैनबेरी जूस की ट्रे के साथ लौटीन, अपनी गर्दन पर अपनी लाल उंगलियों को इशारा करते हुए अपने बिंदु को रेखांकित करने के लिए। रोसी, आह बेबी, जंगकूक का जबड़ा फर्श पर गिर गया जब तुमने अपने अंतरंग पल के बारे में इतनी सहजता से बुजुर्ग मेहमान के साथ बात की। खासकर जब वैम्पायर्स खून चूसने को न केवल तृप्ति का रूप मानते थे बल्कि रोमांटिक बंधन के रूप में भी। किसी को काटना उनके साथ सोने के बराबर था। अगर भावनाएं शामिल थी तो यह उनके साथ जोड़ी बनाने के बराबर था। एक रात के काटने केवल समकालीन संस्कृति का हिस्सा थे और पुराने विश्वासों के विपरीत थे। वृद्ध सॉवरेन की भौहें उनकी हेयरलाइन तक उठ गईं। उनकी आंखें चुपचाप जंगकूक की जांच कर रही थी। बाद वाला शर्मिंदा होकर धीरे धीरे सोफे में अपनी कब्र खोद रहा था। हालांकि तुम्हारी स्वागत करने वाली मुस्कान और मासूम ऊर्जा देखकर सॉवरेन का चेहरा नरम पड़ गया। ठीक है रोसी, हमारे साथ बैठो बच्चे। उसने जंगकूक के बगल में सोफे पर थपथपाया, तुम्हें प्रोत्साहित करते हुए। तुम उलझन में थी। वैम्पायर कबीले का एक चीफ तुम्हें इतनी मधुरता और विनम्रता से संबोधित कर रहा था। उसका व्यवहार उसके क्षेत्र और विषयों की अंधेरी प्रकृति के पूरी तरह विपरीत था। इसके अलावा वैम्पायर्स जो अपनी कालातीत सुंदरता का दावा करते थे, उनके विपरीत
इस आदमी में उम्र बढ़ने के लक्षण दिख रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा क्षेत्र मेरे आशीर्वाद पर निर्भर करता है ताकत और उपचार के लिए, इसलिए मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ। हाँ, तुम्हें इतना शुद्ध साथी मिला है, जंगकुक। मिस्टर ब्लैकथॉर्न ने मजाक में दिल से हंसते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग को पढ़ते हुए इससे पहले कि तुम इसे प्रोसेस कर पाती, तुमने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और माफी मांगने के लिए झुकी। लेकिन उसके वाक्य का आखिरी हिस्सा तुम दोनों को चकित कर गया। साथी? साथी? जंगकुक और तुम दोनों ने एक साथ कहा। तुम दोनों इस जानकारी पर अपनी सीटों के किनारे पर खिसक गए। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं यहाँ क्यों आया। बच्चे हमेशा मुझे भटकाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। बूढ़े आदमी ने अपने माथे पर हथेली रखी क्योंकि वह भटक गया था। सॉवरेन, क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूँ? जंगकुक ने अधीर होकर बीच में टोका, जबकि तुमने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया। तुम्हारा एक हिस्सा जानता था कि यह बातचीत कहाँ जाएगी। तुम बस इतनी जल्दी इसके लिए तैयार नहीं थी। हाँ, कुकी, तुम और YN अब बंधे हुए साथी हो, और अगर तुम अपने मिलन का सम्मान नहीं करते तो यह हमारे दोनों क्षेत्रों के लिए विनाशकारी हो सकता है। उसने क्रैनबेरी जूस पीते हुए खुलासा किया। हमारे दोनों क्षेत्र? तुमने बीच में टोका, बहुवचन के उपयोग से उलझन में। तुम्हें परिक्षेत्र ने एकांतवासी के रूप में वर्गीकृत किया था। उन्होंने तुम्हें अब स्वीकार नहीं किया था, नहीं तुमने पिछले दशकों में उनसे कुछ सुना था। हाँ, रोसी, क्वीन मार्गरेट ने मुझसे दशकों पहले संपर्क किया था, ठीक उसके बाद जब उसने तुम्हें अभिशाप के साथ जादू किया था। उसने मुझसे कहा था कि मैं उनके क्षेत्र के आधे बच्चे की अच्छी देखभाल करूं, और जब वे मृत आत्मा को ढूंढ ले तो उन्हें स्वीकार करूं। चीफ ने समझाया, अपनी सांस के नीचे एक मंत्र बुदबुदाते हुए तुम्हारी खिड़की पर एक दृष्टि डालने के लिए। उसने तुम्हें क्वीन मार्गरेट का दृष्टि दिखाया, जिसमें वह उसे इस पीढ़ी के आधे बच्चे की देखभाल करने का निर्देश दे रही थी। यह चित्रण कांच पर वीडियो कॉल की तरह चल रहा था। तुम्हारी संस्कृतियों में इसे स्क्राइंग या मिरर गेजिंग कहा जाता था। ब्लैकथॉर्न, वह बहुत उग्र है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। उसके नसों में सुनहरी धूल है। यह जानते हुए उसके खून का सम्मान किया जाना चाहिए, शांति संधि के अनुसार। बाकी मुझे तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है। क्वीन मार्गरेट की आज्ञाकारी आवाज तुम्हारे बेडरूम में गूंज उठी। यह दृष्टि एक थिएटर में प्रोजेक्टर मूवी की तरह महसूस हो रही थी। वह वीडियो कॉल कर सकती थी। इन नाटकों का क्या उपयोग? ड्रामा क्वीन बहुत। हाँ, तुमने तंज कसते हुए कहा। बुजुर्ग के लिए रखा क्रैनबेरी जूस गटक लिया। उस महिला का सरासर पाखंड सचमुच तुम्हारा खून खौला देता था। रोसी, बेबी हमारे पूर्वजों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करना नहीं आता। जंगकुक ने तुम्हें शांत करने की कोशिश की, तुम्हारे क्रोध को भांपते हुए। उसके हाथ तुम्हारी पीठ पर धीरे धीरे रगड़ रहे थे। रोसी, मेरे बच्चे, सुनो, ऐसा नहीं है। बूढ़े आदमी ने कुछ बुद्धि डालने की कोशिश की, जिसने केवल तुम्हारे पंखों को और उलझा दिया। मिस्टर ब्लैकथॉर्न, उस महिला को अचानक मेरी फिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने मुझे पहले स्थान पर अभिशाप क्यों दिया? क्या मैं उसे इतनी मूर्ख दिखती हूँ? तुमने सॉवरेन पर अपनी सारी हताशा उड़ेल दी, और दयालु आदमी ने तुम्हें बिना किसी निर्णय के सुना। जंगकुक भी नाराज था, और उसने तुम्हारा बिंदु मान्य माना। तुम्हें कुछ ऐसा करने की सजा क्यों दी गई जो तुमने किया ही नहीं? लेकिन फिर जब उसने पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश की, तो उसे स्थिति और भी संदिग्ध लगी। वह सही है, सॉवरेन। साथ ही मैंने इस भविष्यवाणी के बारे में सदियों से सुना है, और रोसी को केवल कुछ दशक पहले जादू किया गया था। तो क्या इसका मतलब है? एक है रुको। सचमुच? जंगकुक के विचार और शब्द दोनों उलझ गए क्योंकि उसने रहस्य की जाल को सुलझाने की कोशिश की। उसकी चतुर बुद्धि ने तुरंत यूरिका पल को मारा। उसके होंठ अलग हो गए और उसने अपने चीफ को सदमे में देखा। तुम्हारे कंधों पर उसकी मालिश करने वाले हाथ ढीले पड़ गए। जंगकुक, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यह बहुत मतलबी है। मैं सोचा था कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो। भारी भावनाओं और विचारों ने तुम्हारी भावनात्मक संतुलन को ढहा दिया। तुम्हारे चेहरे से आंसू टपकने लगे। तुम एक बच्चे की तरह रो रही थी।
तुम आधा परी हो सकती थी, लेकिन तुम हमेशा गुस्सा होने पर रो पड़ती थी। अन्याय तुम्हें बहुत असहनीय लगता था। अरे रोसी बेबी, कृपया मत रो। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम झूठ बोल रही हो बेबी। बस मुझे आखिरकार समझ आ गया कि ऐसा क्यों हो सकता है। मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अभी जिंदा हूँ। शश, तुम रोने के लिए बहुत सुंदर हो बेबी। परियां नहीं रोती। उसने तुम्हें अपनी बाहों में खींच लिया और तुम्हें अपनी छाती से और करीब गले लगाया। उसने अपने सिर से मिस्टर ब्लैकथॉर्न को तुम्हारे साथ नरमी बरतने का इशारा किया, क्योंकि वह तुम्हें लगातार सकारात्मक बातें कहता रहा। दयालु, मासूम, प्यारी। उसकी पूर्व वैम्पायर इंद्रियों ने उसे तुम्हारी कोमल और संवेदनशील प्रकृति के बारे में जागरूक किया था। इसलिए वह बस तुम्हें गले लगाता रहा और तुम्हारी सिसकियां बंद होने तक तुम्हें अपनी बाहों में थामे रहा। मुझे खेद है, यह मेरी परी खून, मेरा मतलब है कि मेरा मासिक चक्र जल्द ही शुरू होने वाला है, तुमने सूंघते हुए कहा, जंगकुक के गले लगाने से अलग होकर। इस बीच जंगकुक ने तुम्हारे शब्दों पर गटका। उसकी आंखें अपने चीफ की ओर देख रही थी और खून के जिक्र पर उसकी प्रतिक्रिया। आमतौर पर बुजुर्ग वैम्पायर्स इतने खुले दिमाग वाले नहीं होते थे और उनके पास रूढ़िगत विश्वास होते थे, जिसमें ऐसे विषयों पर बात करना वर्जित होता था, खासकर मानव महिलाओं के मासिक चक्र के बारे में, क्योंकि इसमें खून शामिल होता था, जो उनका भोजन का स्रोत भी था। वैम्पायर संस्कृति में पुरुषों को मासिक धर्म वाली महिलाओं पर शिकार करने की सख्त मनाही थी। उनकी गंध इस चक्र के इस बिंदु पर सबसे मजबूत होती थी। वास्तव में काउंसिल ने महिलाओं के चक्र और जरूरतों के प्रति वैम्पायर्स को अनुशासित और संवेदनशील बनाने के लिए कठोर कानून पारित किए थे, और जो कोई भी मासिक धर्म वाली महिला को काटने या शिकार करने में पाया जाता था, उसे गिलोटिन किया जाता था। इसलिए सभी वैम्पायर्स आम तौर पर महिलाओं और बच्चों के प्रति शिष्ट थे, मुख्य रूप से मानवों के बजाय पशु स्रोतों को पसंद करते थे, जब तक कि बंधन के उद्देश्य के लिए न हो। आह रोसी, ठीक है बच्चे, मानव शरीर एक महान आत्मा पर बहुत कठोर हो सकता है। मुझे पता है। तुम आराम कर सकती हो। मैं जंगकुक से बात करूंगा, चीफ ने उत्साहपूर्वक कहा, उसका उपचार करने वाला हाथ लहराते हुए और तुम्हें पुनर्जनन करने के लिए अच्छी ऊर्जा भेजते हुए। नहीं, सॉवरेन, मुझे बताओ कि जंगकुक क्या कह रहा था। मैं सच जानना चाहती हूँ। तुम और आराम से बैठ गई, तुम्हारा हाथ जंगकुक के साथ जोड़कर ताकत हासिल करने के लिए। तुम्हें कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए नैतिक समर्थन की जरूरत थी। मिस्टर ब्लैकथॉर्न ने गहरी सांस ली और जंगकुक की अनुमति मांगी, अपनी आंखों के माध्यम से। जंगकुक के सिर हिलाने पर उसने जारी रखा। जंगकुक ने जो कहा कि भविष्यवाणी सदियों पुरानी है, यह सच है, और यह तथ्य कि तुम्हें इस पीढ़ी की आधा परी के रूप में चुना गया था, यह भी सच है। इस पीढ़ी, तुमने जोर से पूछा, उत्सुक होकर। हाँ, इस पीढ़ी। तुम्हारी तरह सैकड़ों आधा परियां चुनी गई है और चुनी जाएंगी ताकि पीढ़ी जारी रहे। यह सब दोनों क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए है। सुनहरी परी क्षेत्र और हमारा छाया क्षेत्र। आधा परी और मृत आत्मा का मिलन ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। यह उस समझौते का हिस्सा है जिसे हमने अपने क्षेत्रों के बीच शांति संधि के रूप में हस्ताक्षर किया है। उसने अपनी लंबी व्याख्या पूरी की। तुम और जंगकुक हर शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे। शांति संधि? तो तुम्हारा मतलब है मुझे इस पीढ़ी में केवल मेरे खून की वजह से चुना गया था? तुमने सवाल किया, थका हुआ और उलझन में महसूस करते हुए। हाँ, और जंगकुक भी। तुम दोनों नियति से बंधे हो, बच्चे। तुम आत्मीय साथी हो। और अब इस चिन्ह के साथ, जंगकुक ने इस पीढ़ी की शांति के लिए तुम्हारे साथ अपने बंधन को आधिकारिक रूप से बांध लिया है। उसने जंगकुक के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे बधाई दी। तुम्हारी हिरणी जैसी आंखें जंगकुक की ओर मुड़ी, मिश्रित भावनाएं, ज्यादातर उत्साह और सुरक्षा की भावना तुम्हें घेर रही थी। तुम्हें पता था कि तुम उससे बंधी रहोगी। वास्तव में जिस पल उसने तुम्हारी घंटी बजाई, तुम्हें बस पता था कि वह चुना हुआ हो सकता है। जब तुम्हें अंततः पुष्टि नहीं हुई कि वह एक वैम्पायर है, तुमने अपनी नाटक छोड़ने का फैसला किया। तुम्हारी परी अंतर्ज्ञान और अदृश्य धागा पहले ही उसके साथ गांठ बांध चुका था।
इसलिए तुम संतुष्ट थी। जंगकुक के लिए वह अभी भी हैरान था। उसकी खरगोश जैसी नाक फड़क रही थी और उसके कान लाल हो गए थे। तो क्या मैं डी क्लास नहीं हुआ, सॉवरेन? इस गोल्डन कार्ड का क्या मतलब है? जंगकुक ने उत्सुकता में पूछा, गोल्डन कार्ड को चमकाते हुए। इसकी चमक पूरे कमरे में इंद्रधनुष बिखेर रही थी। तुम दोनों, आखिरकार सुनहरे शिलालेख की याद आ गई। नहीं, कुकी, बल्कि तुम्हें कबीले में उच्च दर्जा दिया गया है। इस गोल्डन कार्ड के साथ तुम और रोसी को हमारे क्षेत्र में कभी भी स्वागत है। रोसी और तुम्हारा खून हमारी प्रजाति द्वारा सुरक्षित और अपरिग्रहणीय होगा। तो तुम दोनों मानव दुनिया का हिस्सा रहते हुए सुरक्षित रहोगे। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और अपनी सुनहरी छड़ी निकाली। इसका डिजाइन एक कैड्यूसियस जैसा था, जिसके शीर्ष पर एक चमगादड़ था। उसने अपनी छड़ी को तुम दोनों के सिरों के चारों ओर घुमाया, एक चमकदार सुनहरा प्रभामंडल बनाते हुए। एक बुलबुला तुम दोनों को घेर लिया, जबकि उसने अपना जादू मंत्र पढ़ा। सबसे गहरे साये और सबसे चमकीली रोशनी अनुग्रह में एक हो जाए। जुड़ी हुई आत्माओं को उनके सभी दिनों के लिए ठीक करने और सुरक्षित करने के लिए उन्हें हर जगह स्वस्थ रूप से फलने फूलने दें। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरे बच्चों, प्यार के आलिंगन में। उसके आशीर्वाद के शब्द तुम दोनों के कानों में गूंजे। मधुर, नींद लाने वाली धुनों ने तुम दोनों को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। हवा में मिट्टी की बारिश जैसी मीठी खुशबू थी और तुम दोनों उसके जादू से मिली नई आरामदायकता में डूब गए। कुछ मिनटों बाद, जब तुम्हें कोई और हलचल या आवाज नहीं सुनाई दी, तुम दोनों की आंखें धीरे धीरे खुली। मिस्टर ब्लैकथॉर्न जा चुके थे, और यहाँ तक कि बिस्तर भी ठीक हो चुका था, खिड़की सहित। कुछ ही पल पहले तुम्हारे कमरे में मची पूरी तबाही का कोई निशान नहीं था। सब कुछ बिल्कुल साफ था, चमकदार, बेदाग और व्यवस्थित। याद रखो, बच्चों, अपने बंधन का सम्मान करो और झगड़ा मत करो। हमारे क्षेत्रों को तुम्हारी जरूरत है। प्यार सब जीतता है। अलविदा। उसकी बिना चेहरे वाली आवाज कमरे में एक घोषणा की तरह गूंजी। तुम दोनों के सिर तुरंत उसे ढूंढने के लिए ऊपर उठे, लेकिन वहां केवल हवा थी। चीफ, जंगकुक ने जोर से पुकारा, तुरंत अपने हाथ पर टैटू किए गए चिन्ह की जांच की। ट्रेपेजॉइड सब एक दिल और एक मुकुट के साथ थे। दोनों अलंकरण सुनहरे चमक रहे थे। तुम खड़ी हुई और उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की। पर्दे हटाए, खिड़की खोली और अपने चारों ओर घुटनों के बल बैठकर बिस्तर के नीचे देखा। वह चला गया। वह कहाँ गया? जंगकुक? तुम्हारी भौहें उलझन में सिकुड़ गईं और तुमने देखा कि जंगकुक स्थिर बैठा था, अपने नए टैटू के साथ खेल रहा था। रोसी, मेरे पास ये नहीं थे। मुझे लगता है ये सम्मान के बैज हैं, लेकिन समस्या यह है कि मैं अब अपने कबीले के चिन्ह के साथ संवाद नहीं कर सकता, उसने समझाया, अपने अंगूठे को उल्टे ट्रेपेजॉइड्स पर दबाते हुए। वाह, इस प्यारे दिल को देखो। उसकी परेशानी को नजरअंदाज करते हुए तुम उस छोटे से दिल पर झूम उठीं जो चमक रहा था और तुम्हें लुभा रहा था। तुमने अपनी उंगलियों को उस दिल पर दबाया और इसकी चमक 10 गुना बढ़ गई। यह धधक रहा था और इसकी रोशनी ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। आह, जंगकुक ने कराहा, तुम्हारे स्पर्श पर अपने खून में चिंगारियां दौड़ती महसूस की। वाह जंगकुक, देखो, तुमने हांफते हुए कहा। इस बीच जंगकुक तुम्हें आधी बंद आंखों और चक्कर खाए चेहरे के साथ घूर रहा था, दर्द को भूलते हुए, क्योंकि यह बहुत प्यारा है। मैं भी ऐसा ही दिल टैटू करवाऊंगी। वह फिर से तुम्हारे विचार सुन सकता था। हालांकि जब तुमने अपना हाथ हटाया, शक्ति कम होती प्रतीत हुई और रोशनी तुम्हारे विचारों की तरह ही फीकी पड़ गई। रोसी, मुझे फिर से छुओ। हाँ, दिल को फिर से दबाओ, बेबी। ओह ठीक है, यह रहा। वह मुझे फिर से छूने के लिए क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, बेबी। जब भी तुम मेरे दिल को छुओगी, उसने नहीं बोला, बस सोचा। अपनी अनुमान की जांच करते हुए तुमने उसके विचार अपने दिमाग में सुने। उसने कुछ नहीं कहा। उसका दिल तुमसे बोला। तुम इतनी हैरान थी कि तुमने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और फिर से उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय
जंगकुक अब तुम्हें आत्मविश्वास से होंठ काटते हुए मुस्कुरा रहा था। जंगकुक, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मैं? कैसे? तुमने हकलाते हुए कहा, अपने सीने पर हाथ रखकर सदमे से उबरने की कोशिश की। क्योंकि तुम मेरी साथी हो, बेबी। हर बार जब तुम मेरे दिल को छुओगी, मैं तुम्हें सुनूंगा और तुम मुझे सुनोगी। उसने तुम्हारा हाथ तुम्हारे सीने से लिया और उसे अपने गाल पर रगड़ा, तुम्हारी मुलायम हथेली को चूमते हुए। वाह! तुमने कहा, अपना हाथ वापस लेते हुए और अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ते हुए। तुम्हारी छाती ऊपर उठी। जंगकुक की नजरें तुरंत तुम्हारे चेहरे से हटकर उस प्यारी क्लीवेज पर चली गईं, जो उसे लुभा रही थी। वैम्पी, तुम बहुत शरारती हो रहे हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा अनुशासित करना चाहिए। तुम्हारी लाल नाखून उसकी ठोड़ी के नीचे टिकी, उसका सिर ऊपर खींचते हुए। वह अपनी अपवित्र आंखों से लालसा बिखेर रहा था। उनकी हिरनी जैसी मासूमियत उसकी नियत के साथ पूरी तरह विपरीत थी। लेकिन बेबी, तुम्हारी उंगलियां उसके मुलेट बालों में चली गईं, उसके बालों को पकड़कर तुम्हारे होठों तक लाईं। शश, मुझे चूमो, मेरे वैम्पी। तुमने उसके होठों पर गर्म सांस छोड़ी, अपनी पकड़ ढीली की लेकिन छोड़ा नहीं। उसकी गर्दन को खरोंचते हुए उससे कोमल गुर्राहटें निकलवाईं। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपने उत्सुक होठों को तुम्हारे होठों से टकराया। उनकी मुलायम रसीलापन एक साथ पिघलकर एक हो गया। उसका गर्म मांस तुम्हारे साथ उलझा, तुम्हारी सांसों को सहलाते हुए। वह इतना हताश और लालची था कि वह अपनी नाक से सांस लेना भूल गया, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हारे होठों का स्वाद लेने में, जो इस समय उसका जीवन थे। आखिरकार, जब तुम्हें उसकी हालत का एहसास हुआ, तुमने उसे अपने होठों से दूर खींचा, ताकि यह हताश लड़का सांस ले सके। अरे, वैम्पी, सांस लो, बेबी। मैं कहीं नहीं जा रही, क्यूटी। तुमने उसके बाल ठीक किए जो उसके माथे पर चिपक गए थे। वह हाफ रहा था और उसकी गाल लाल और गर्म हो गए थे। वह मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और अपनी पैंट की जेबों में कुछ ढूंढने लगा। तुमने उसके कार्यों का अनुसरण किया, यह समझने की कोशिश की कि वह क्या कर रहा था। इस प्रक्रिया में एक खड़खड़ाहट की आवाज ने तुम्हारा स्वागत किया और उसने अपनी जेब से लाल रंग का रैपर निकाला। तुम्हें पता है तुम्हारे होंठ किसके जैसे स्वाद देते हैं, रोसेट? उसने पूछा। उसकी आंखें शरारती थी और उसके होंठ सिकुड़े हुए थे। उसने जॉली रैंचर पैकेट को फाड़ा और चेरी लॉलीपॉप को भूखेपन से चाटा, अपने होंठों को कैंडी के गोले पर घुमाते हुए, लगभग मिठाई के साथ प्रेम करने की हद तक। तुम्हारे चमकदार होंठ मुड़े, उसका ध्यान पाने की कोशिश में। अगर तुम उस लॉली के साथ प्रेम करना चाहते हो, तो मुझे लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। तुम्हारे शब्द उसके मीठे, चीनी भरे चुंबन से शांत हो गए। चेरी का मिठास भरा स्वाद अब तुम्हारी जीभ और होठों पर भी था। तुम्हारे होंठ उसकी चुलबुले हावभाव पर मुस्कुराए। जब उसने अपने होंठ तुमसे अलग किए, उसने पाया कि तुम्हारी पलकें बंद थी। तुम्हारे गाल चेरी लॉली की तरह लाल रंग से रंगे थे। तुम शर्मा रही थी। वैम्पी, रुको। वैसे, मुझे एक अच्छा, बड़ा, चमकदार लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तुमने उसके हाथ से लॉलीपॉप लिया और उसे उत्तेजक ढंग से अपनी जीभ से घुमाना शुरू किया, उसकी ओर आंख मारते हुए, जैसे कि तुम एक आकर्षक शैतान थी। उसने अविश्वास में अपना सिर हिलाया और अपना सिर तुम्हारे करीब लाया, तुम्हारी नाकें चूम रही थी। तुम्हारी नाक को चंचलता से टक्कर देने के बाद, उसके होंठ नीचे आए और तुम्हारे गाल को चुमा। हैप्पी हैलोवीन, बेबी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।